बिहार के दो लड़के प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या इनके राजनीतिक संबंध भी बन सकते हैं, दोस्ती हो सकती है? इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं दलित और अगड़ा चेहरा तो अपने लिए तलाश लिया है, पर क्या ओबीसी चेहरे के तौर पर पप्पू यादव को आगे बढ़ाने की तैयारी में है कांग्रेस? इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और आज हमारे साथ रोज की तरह फिर से मौजूद है पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। पीके और चिराग पासवान दो ऐसे नौजवान नेता हैं। राजनीति में तो इस उम्र में नौजवान ही होता है आदमी। तो क्या इन लोगों के बीच कुछ बातचीत के द्वार खुले हैं, या जो चर्चा हो रही है कि भाई ये पर्दे के पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? कोई गठबंधन पॉसिबल है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान अच्छे दोस्त हैं। ये बात प्रशांत किशोर ओपनली भी एडमिट कर चुके हैं। और दूसरी बात सच्चाई ये है कि 2020 में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था जी, वो बुद्धि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ही थी। ये बात मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा। दरअसल मेरे जो सूत्र बीजेपी में हैं या जेडीयू में हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि वो बुद्धि किसी न किसी तरीके से प्रशांत किशोर की थी। क्योंकि आप याद करिए 2019 में 18-19 में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से अलग हुए थे और उन्होंने कहा था कि ठीक है, राजनीतिक भूमि पर भेंट होगी, कुछ इस तरह का ट्वीट किया था, एक्स पे अपनी बातें रखी थी। और उसके बाद जो हमें दिखाई पड़ा था वो दिखाई ये पड़ा कि चिराग पासवान खुल करके नीतीश का विरोध करते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच में गाहे बगाहे बातचीत भी होती है और अंदर खाने मुलाकात भी होती है। प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि चिराग पासवान से उनके अच्छे रिश्ते हैं और चिराग पासवान प्रशांत किशोर के लिए अनटचेबल तो नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है? ये ऐसा क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के पास भी ये सूचना है कि इन दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है क्या। लेकिन टॉप लीडरशिप, बिहार प्रदेश का टॉप लीडरशिप, ये सब आश्वस्त है कि आखिरकार ये प्रशांत किशोर के साथ अभी क्यों जाएंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी। क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और उनके 5 सांसद जीते हुए हैं, तो क्या ऐसी संभावना बन सकती है क्या? देखिए, आपको एक बात बताएं कि दरअसल ये प्रेशर टैक्टिस है या आगे की राजनीति का एक ट्रेलर है, ये दोनों बात को समझना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी, और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर के तकरीबन 200 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 101 पे जेडीयू लड़ेगी, 100 पे बीजेपी लड़ेगी। इस तरह की बात जो मेरी जानकारी है वो मैं बता रहा हूं, और आप चाहे तो इसको हेडलाइन भी ले सकते हैं जी। अब 101 पे जेडीयू, 100 पे बीजेपी, 201 हो गया। टोटल कितना है? 243। अब 42 सीट बचा। 26 से 27 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, तो कितना हो गया? 228 बचा। 14 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी में बांट दिया जाएगा। तो आप समझिए, इस तरीके से 243 सीटों का बंटवारा हो चुका है। और मेरे पास इसीलिए आप देखिए, जेडीयू के तरफ से कोई आवाज नहीं है, वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन दे दिया गया, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या 27 सीट पर चिराग पासवान मान जाएंगे? इस तरह का सवाल उठता है, क्योंकि चिराग पासवान काफी महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस। कितनी सीटें और चिराग पासवान मांगते तो 50 सीट हैं, कहते हैं मेरा स्ट्राइक रेट इस तरह का है, पर 50 सीट उनके लिए भी अनरियलिस्टिक है। पर मुझे लगता है 30, 32, 35 सीट तो वो चाहेंगे, पर उनको 26 से 27 सीट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान, जो कि अभी अपने लिए केंद्र में भूमिका देख रहे हैं, तो क्या आने वाले 5 साल के बाद जो अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो क्या वो इस तरह का प्रयास करेंगे कि माइनस नीतीश, माइनस लालू, क्यों नहीं प्रशांत किशोर के साथ एक गठबंधन बनाया जाए, अगड़ा और दलित का गठबंधन बनाया जाए और दलित वोट को कंसोलिडेट किया जाए। 18% दलित वोट भी है ना, 20%, तो उसको कंसोलिडेट किया जाए और कंसोलिडेट करके एक बड़े चेहरे के रूप में
अपने आप को प्रोजेक्ट किया जाए, उसके लिए कुछ तत्कालीन रूप से हमें कुछ त्यागना भी पड़े तो हम त्याग सकते हैं। क्या इस तरह की बात चल रही है? मेरे सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिमाग में ये बात भी है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी की वजह से एनडीए में हूं, मैं बीजेपी की वजह से एनडीए में नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। आपको याद होगा पिछली बार विधानसभा चुनाव में वो जब उतरे तो वो अपने डायस पे, स्टेज पे एक नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी खाली रखते थे। जब बीजेपी ने हो हल्ला किया तो उन्होंने वो रखना बंद कर दिया, लेकिन ये वो कहते रहे कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। तो आप समझिए वो अपने आप को जो हनुमान कह रहे थे। मेरे सूत्र बताते हैं कि ये शब्दावली भी प्रशांत किशोर के, ये आइडिया भी प्रशांत किशोर के। अच्छा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान जो कि प्रशांत किशोर के आइडिया पर भी काम करते हैं, क्या वो तात्कालिक रूप से ऐसा कर सकते हैं? क्या अगर उन्हें क्या नरेंद्र मोदी के हनुमान गदा चलाएंगे? हाँ, 26 और 27 सीट मिले तो ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता, और बीजेपी में जो बड़े नेता हैं उनको भी नहीं लगता। उनको लगता अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कम से कम 2029 तक तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी संभावना बहुत कम है। ये जो चिराग पासवान बीच बीच में थोड़ा बहुत गलवहियां मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य की राजनीति का ये एक ट्रेलर है, ये एक झांकी है जो हो सकता है भविष्य में दोनों को एक साथ ला सकता है। ये कॉम्बिनेशन भी शानदार हो सकता है। और चूंकि चिराग पासवान की इच्छा है कि वो बिहार को लीड करें, चीफ मिनिस्टर बने, नीतीश कुमार के रहते ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनके 5 सांसद हैं, लेकिन इस तरह का प्रेशर टैक्टिक्स जरूर अपनाएंगे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में ले सकें। पर मेरी जानकारी के मुताबिक आप थंब बना सकते हैं कि 101 जेडीयू, 100 बीजेपी, 27 एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी और 14-15 सीट ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी के बीच में बटा। तय हो गया फॉर्मूला? जी हाँ, ये मेरे सूत्रों का। पर फॉर्मूला तय हो गया, फिर इस बीच पे दबाव क्यों बना रहे हैं चिराग पासवान? जब फॉर्मूला तय हो गया ही अभी भी उनको गुंजाइश लग रही है। हो सकता है कुछ एक्सट्रैक्ट कर लें, 2 सीट जेडीयू से, 4 सीट बीजेपी से, इसकी भी संभावना हो। ये भी तो अभी संभावना है कि बीच में कहीं वीआईपी पार्टी आ जाए, क्योंकि वीआईपी पे आरजेडी बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही। और मैं अगले शो में बताने जा रहा हूं कि वीआईपी पे आरजेडी को भरोसा नहीं है, इसलिए वीआईपी से आरजेडी कोई बात नहीं कर रही है कि तुमको कितना सीट देंगे। आरजेडी ने भी तय कर लिया है कि वीआईपी को मैक्सिमम 15 सीट देंगे, एनडीए 6 सीट देने को तैयार है, और वीआईपी मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, बार्गेन करना चाहती है। तो सवाल उठता है अगर वीआईपी इधर आती है तो फिर उसके लिए भी 6 नहीं 8 सीट दिया जाए, तो भाई वो दिया जाएगा तो वो कहां से दिया जाएगा? इन्हीं दोनों के कोटे से दिया जाएगा ना। तो ये अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। जब तक औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक कुछ भी हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इसकी संभावना बहुत ज्यादा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अभी पुख्ता तौर पर, औपचारिक तौर पर कुछ भी कहना असंभव है। बिल्कुल असंभव है। मगर जो आपने सीटों का बंटवारा बताया है, अगर वो वाकई सही है तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 100 सीटें बीजेपी और 1 सीट ज़्यादा जेडीयू को देने की बात है। बाकी चिराग पासवान के हिस्से जो आ रहे हैं उससे कितना संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, और ये जो दबाव बनाने की रणनीति है वो काम आती कि नहीं आती है, ये देखने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं विपक्षी गठबंधन की। वो भी लगातार अपने पैतरे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार देखिए जिलाध्यक्षों का बदलाव किया, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव कर दिया। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, वो आरक्षण की बात छिड़ रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा था। मगर इस बीच चेहरा कौन होगा, इसको लेकर चर्चा है। चर्चा ये भी है कि जैसे बिहार में कांग्रेस ने दलित चेहरा ढूंढ लिया है, अध्यक्ष बना दिया उनको प्रदेश अध्यक्ष, अगला चेहरा कन्हैया कुमार है ही हैं, पर ओबीसी चेहरा पप्पू यादव को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि वाकई पार्टी उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाई है कि नहीं कर पाई है, या अभी भी मन में ये डर है कि उनको आगे बढ़ाएंगे तो आरजेडी नाराज हो जाएगी। देखिए, एक बात आपको बताएं कि कल जब एआईसीसी की मीटिंग हो रही थी और उसमें राहुल गांधी एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात खुल करके कही कि हम अगड़े
मुसलमान और दलित के चक्कर में रह गए, हम ब्राह्मण मुसलमान और दलित के चक्कर में रह गए, ओबीसी हमारे हाथों से निकल गए। और अब की जो कांग्रेस पार्टी है वो उस लाइन को एडॉप्ट कर रही है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में या कभी भी ऐसा एडॉप्ट नहीं किया है। ओबीसी के पीछे कांग्रेस पार्टी कभी जाती हुई दिखाई नहीं पड़ी है। आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा की है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कांग्रेस के इस बोल का मतलब क्या है। अगर बिहार के संदर्भ में आप देखें तो आप ये पाएंगे कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में आती है, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश में कंसीडर करना पड़ेगा, और खास तौर पर ये जो हिंदी बेल्ट है सब जगह आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ओबीसी को आप एम्पावर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आप चुनौती पेश नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने को अति पिछड़ा का बताते हैं और अति पिछड़ों में उनका जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जबरदस्त समर्थन है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हमसे ओबीसी छूट गया, तो भाई ओबीसी छूट गया तो ओबीसी में चेहरा कौन होगा? तो ओबीसी में चेहरा पप्पू यादव दिखाई पड़ता है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, जिलाध्यक्ष मजबूत हो, जिले के स्तर पर संगठन मजबूत हो, ताकि एमएलए का चुनाव कौन लड़ेगा ये जिलाध्यक्ष के रिकमेंडेशन से हो। ऐसा नहीं हो कि ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति रिकमेंड कर दे और नीचे जमीन पर उसको वोट देने वाले बहुत कम लोग हों और वो चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाए। बीजेपी वाला मॉडल हो गया। बीजेपी वाला मॉडल ये बहुत हद तक अपनाने का, और वो कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा पहले करती थी। सवाल उठता है कि संगठन को मजबूत करना, जातियों पर विशेष पकड़ रखना, और उसके बाद ओबीसी जो कि बीजेपी की कोर वोटर बनती जा रही है, जिस तरीके से ओबीसी वोट कर रहा है बीजेपी को, तो राहुल गांधी को लगता है कि हमें उसमें सेंधमारी करनी है, और उसमें सेंधमारी करने के लिए हमें ओबीसी का एक नोन चेहरा तो देना पड़ेगा। बिहार में हमें पिछलग्गू नहीं रहना है, बिहार में हमें लालू प्रसाद की मेहरबानी पर राजनीति नहीं करनी है। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं सोच रहे होते तो निश्चित तौर पर कन्हैया पद यात्रा नहीं कर रहे होते। आप ये देखिए, बार बार पप्पू यादव को थपाना, और पप्पू यादव खुलकर ये नहीं कह रहे होते कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं। तेजस्वी यादव ने कल डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। उनको खुद बाहर आना पड़ा और उनको बोलना पड़ा मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, और वो भूइया मुसहर समाज को कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ और जमीन लो। लेकिन सवाल उठता, जब आप कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करिए तो इस जवाब का जब इस सवाल पर वो टाल मटोल करने लगते हैं। वो कहते क्या है? वो कहते ये हैं कि अरे भाई इंडिया ब्लॉक एक है, इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो ये हम लोग सब मिल बैठ करके तय कर लेंगे। तो मिल बैठ करके तय कर लेंगे, इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये लोग मिल बैठे नहीं हैं। ये बात जान लीजिए, और मेरी भी जानकारी है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव के स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने जब उनसे बात की, मैंने पूछा कि ये कांग्रेस इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, तो उनका कहना यह था कि देखिए कांग्रेस अपने पैर पर उठ खड़ा होना चाह रही है, लेकिन जो तरीका राहुल गांधी को बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को प्रदेश के नेता कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी अचानक चाहेंगे कि ओबीसी का वोट हमको मिलने लगे, तो इतने सालों से लालू प्रसाद इसका पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका फिर क्या औचित्य रह जाएगा? या नीतीश कुमार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका औचित्य क्या रह जाएगा? मतलब क्या रह जाएगा? या दलित का पॉलिटिक्स रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी कर रहे हैं, तो फिर ये अचानक कूद जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, और अगड़ा बीजेपी को छोड़ करके इनकी तरफ चलाएगा। इनका वोट कौन है, वोटर कौन है? और दूसरी बड़ी बात आपको बताएं, आरजेडी के भीतर ये चर्चा है कि ये कन्हैया जो पद यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया का पेनिट्रेशन कुछ नहीं है, वो केवल मीडिया में चर्चा है। इसलिए आरजेडी बिल्कुल बेफिक्र है। वो कह रहा है कि देखिए अभी बात हुई नहीं है, सबको हाथ फैलाने का, बाहें फैलाने का, मसल दिखाने का, ताकत बताने का वो एक मौका मिला, और सब प्रयास कर रहा है, अपने घटक दलों के साथ बार्गेन करने का प्रयास कर रहा है, और ये राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि हम किसी भी सूरत में बहुत ज्यादा सीट देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग माइंडसेट बनाए हुए हैं कि आखिरकार हमें करना क्या है, और वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि माई बहन योजना जो है हमारा गांव-गांव तक महिलाओं में पहुंचा है, और ये हमें अच्छा पे बैक करने जा रहा है, तो हमें इसका बहुत फायदा होगा।
तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात ये कर रहे हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस का एक प्रयास है ओबीसी चेहरा पप्पू यादव, अगड़े में अगड़ा चेहरा आप ये लगा लीजिए कन्हैया कुमार, और दलित का चेहरा राजेश राम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़े, अपने दम पर खड़ी हो, 2029 तक पूरे तरीके से तैयार हो जाए, लड़ाई शानदार हो, लालू प्रसाद की पिछलग्गू पार्टी बनने का जो तमगा लगा हुआ है वो हटे और कांग्रेस का अपना मजबूत संगठन खड़ा हो। पर अच्छा सोचने में कौन रोकता है आपको? खूब बढ़िया सोचते रहिए, पर ये क्या महज ख्याली पुलाव है या वाकई जमीन पर आप इसको उतार पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव 6-7 महीने बाद है और 6-7 महीने पहले आपके अंदर सारे अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना है, ये इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि जो एक टशन सा चल रहा है दोनों ही पार्टी विपक्षी पार्टियों में, वो अंततः किस रूप में परिवर्तित होता है, साथ ही जो चेहरे हैं पप्पू यादव जैसे, उनको कितनी तवज्जो दी जाती है, और इसी से विपक्ष का नैरेटिव मुझे लगता है तैयार होगा जनता के बीच। बाकी जनता है, जनता यानी कि आप, और आप फैसला करेंगे कि किसको जिताना है, किसको हराना है, किसके हाथ में बिहार सौंपना है। हमारा काम है ऐसे ही राग बिहारी में जो राजनीतिक चर्चाएं हैं बिहार की, और बिहार की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है चुनाव से पहले, आप तक हर खबर पहुंचाना, और ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आपको ये हमारा शो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।